Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. Hello students, previous videos में हमने इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखा था। आज की क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। आइए सीखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक मिलर था जो फ्लोर आटा बनाता था। मिलर ने आटा बनाया और बेकर ने उससे आटा खरीदा। सपोज करते हैं मिलर ने 500 रुपये का आटा बेकर को दिया, तो मिलर ने 500 रुपये का आटा बेकर को दे दिया। तो बेकर ने 500 रुपये का आटा खरीदा। तो बेकर अब उस 500 रुपये के आटे से क्या करेगा? उसके लिए 500 रुपये का आटा एक इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों? क्योंकि अब वो बेकर उस 500 रुपये के आटे को थोड़ी आगे बेचेगा। बेकर का काम है उस आटे से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना, फिर उसे आगे सेल करना। तो सपोज करते हैं कि बेकर ने जो 500 रुपये का फ्लोर इस मिलर से लिया था, इससे उसने ब्रेड बना ली। ओके, तो 500 का जो इसने फ्लोर लिया था, ये इसके लिए इंटरमीडिएट गुड था। इसने इससे ब्रेड बनाई और ब्रेड बना के इसे मार्केट में जाके बेच दिया, और इसकी जो कॉस्ट रखी उसने वो रखी 700 रुपीज़ की। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि बेकर 500 का जो गुड लाया था उसके लिए वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, और जो वैल्यू उसने रखी आउटपुट की, जो उसने बेचा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वो उसने 700 में बेचा। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें तो 700 माइनस 500 दैट इज़ हमारे पास जो आता है वो होता है 200। तो इसने क्या करा, फ्लोर में 200 की वैल्यू ऐड करी और फिर उससे जो बना उसको मार्केट में बेचा। तो आप देख सकते हैं 500 का वो फ्लोर लाया था, 200 की उसने कुछ वैल्यू ऐड करी जिससे वो बेक ब्रेड में कन्वर्ट हुआ, और 700 में उस प्रोडक्ट को उसने मार्केट में सेंड किया। तो यही वैल्यू एडिड होता है। वैल्यू एडिड की जो डेफिनेशन है वो कहती है, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल बाय अ फर्म। फर्म रॉ मटेरियल में कितनी वैल्यू ऐड कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम पे। देखा, फर्म कौन है यहाँ पर? बेकर फर्म है। अपने प्रोडक्शन में उसने 500 का फ्लोर लेके 200 रुपये की वैल्यू ऐड करी, ठीक है, और 700 का ब्रेड बना के मार्केट में सोल्ड किया। तो यहाँ पर वैल्यू एडेड मेथड में हमारी कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के समय इंटरमीडिएट से फाइनल गुड्स बनते हैं, तो उसमें जितनी भी वैल्यू एडेड होती है गुड्स के अंदर, उन सारी वैल्यूज़ को हमें ऐड करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। चाहे वो कोई भी सेक्टर द्वारा बनाए गए गुड्स हो, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर के हों, चाहे वो टेरेस्ट्री हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, तो सारी गुड्स के वैल्यू को ऐड करके हमें ऐड करना पड़ता है और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ से आपने देखा कि वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या है। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है कि कितने में उसने सेल किया मार्केट में, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने में उसने परचेज किया था। तो यहाँ पर सेल उसने 700 का किया और परचेज उसने 500 का किया था। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है EGVA-MP। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यहाँ पर हमें सारी वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करना पड़ता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे वो टेरेस्ट्री, चाहे वो सेकेंडरी, सबकी हम वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास EGVA आ जाएगा MP, और इसी को हम GDP-MP भी कहते हैं। ओके, अब दो इसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? अभी मैंने बताया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेजेस। अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोले या परचेजेस बोले तो ये वन एंड द सेम थिंग्स हैं। वैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है? कितने में उसने सेल करी। तो या तो आपको ये क्वेश्चन में लिख सकता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इतना इतना है, या फिर वो सेल वर्ड का भी यूज कर सकता है। वैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट को और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर क्वांटिटी इनटू प्राइस। सेल्स को अगर मैं और बाइफिकेट करूं तो सेल्स हम कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस। कितनी क्वांटिटी इनटू कितने प्राइस में आपने बेची, तो इससे भी आपके पास टोटल सेल्स आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी और प्राइस दे रखा हो किसी भी कमोडिटी का, तो उसको आप इनटू करके मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में अगर चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो उसका आप डिफरेंस करके क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज इन स्टॉक निकालेंगे, आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करते समय आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं
कि इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड अनलेस इट्स स्टेटेड द डोमेस्टिक परचेज। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के टाइम पर हमने बताया ये परचेजेस होता है, कभी कभार क्वेश्चन में इंपोर्ट भी दे दिया होता है। तो इंपोर्ट हमें परचेजेस में अलग से ऐड नहीं करना जब तक परचेज स्पेसिफाई नहीं है कि ये डोमेस्टिक परचेज है। अगर हमें खाली परचेज दे रखा है तो हम बोलेंगे कि यही आईसी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें डोमेस्टिक परचेज भी दे रखा है प्लस इंपोर्ट भी दे रखा है तो ये क्योंकि डोमेस्टिक है, हमें तो परचेजेस में टोटल परचेज चाहिए होती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, बाहर से ली गई हो, तो उस समय हम इंपोर्ट को लेंगे। अगर खाली परचेज दे रखा है, इंपोर्ट फिर अलग से दे रखा है तो उस समय इंपोर्ट नहीं लेंगे, हम परचेज को ही लेंगे। अगर डोमेस्टिक परचेज दे रखा है तो उस समय इंपोर्ट को ऐड करके हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे। वैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट में भी हमें ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है बेचना, बाहर की कंट्री में जब हम बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, अनलेस स्टेटेड द डोमेस्टिक सेल। अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दे रखा है, सपोज अगर आपको क्वेश्चन में सेल भी दे रखा है और एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो ऐसे केस में आप खाली सेल को मानेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल के साथ एक वर्ड यूज किया है डोमेस्टिक सेल और क्वेश्चन में एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो आप डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। तो ये थोड़ी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती। आइए देखते हैं क्या स्टेप्स है वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला स्टेप है कि तीनों सेक्टर के आप वैल्यू को ऐड कर लीजिए, ठीक है, कि कितनी कितनी वैल्यू आई। तो तीनों सेक्टर का वैसे ही निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे सकता है। तो आप तीनों सेक्टर की वैल्यू को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल क्या बनेगा, जीडीपी एमपी बनेगा। अब क्वेश्चन अगर आपको बोले कि वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम निकालें, तो नेशनल इनकम का तो फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी आपका निकल गया। जी से एन में जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, डी से एन डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आपको एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा, और एमपी से एफसी में जाने के लिए आपको एनआईटी फिर से माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से, कितनी आसान तरीके से वैल्यू एडेड मेथड से आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते समय। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को हमें इंक्लूड नहीं करना होता, इसलिए आपने देखा कि फॉर्मूले में इंटरमीडिएट गुड्स को हम माइनस कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। अगर आप सेल और परचेज कर रहे हो सेकंड हैंड गुड का, तो वैल्यू एडेड में आप इंक्लूड उसे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स तो पहले से ही जब वो परचेज और सेल किए गए होंगे तो तभी वो इंक्लूड हो चुके होंगे, तो आप बार बार उनको इंक्लूड यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कोई आपने सर्विस की प्रोडक्शन करी है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी है, तो वो भी यहाँ इंक्लूड नहीं होगी। जैसे सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्या क्या सर्विस होती है आपने देखा होगा, डोमेस्टिक सर्विस, हाउसवाइफ की सर्विस हो गई, किचन गार्डनिंग हो गई, तो इनको आपको यहाँ पर नहीं इंक्लूड करना है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो यहाँ पर आप जरूर इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि गुड्स को आप सेल कर सकते हो मार्केट में। लेकिन सर्विस जो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी है उसको आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप ये क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउस वाइफ जो काम कर रही है घर में उसकी कितनी वैल्यू बनेगी, नहीं। लेकिन अगर आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस गुड्स बना रहे हैं, तो आप उसको सेल कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू बन सकती है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ओनर के ऑक्यूपाइड हाउस की इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू को हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या होता है इम्प्यूटेड वैल्यू? देखिए, कोई ओनर है, उनके पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, उनकी खुद की बिल्डिंग है। सपोज अगर वो इसमें नहीं रह रहे होते, उनकी खुद की नहीं होती, तो इन्हें 20,000 रुपये का यहाँ का रेंट देना पड़ता। तो क्योंकि ये तो खुद की उनकी है, तो ये 20,000 रुपये का रेंट उनका बच गया, तो इस 20,000 को हम बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू। तो ओनर के ऑक्यूपाइड हाउस की इम्प्यूटेड वैल्यू को भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। हमने देखा यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में चेंज इन स्टॉक को हमने ऐड किया था, तो चेंज इन स्टॉक को यहाँ पर ऐड करना है वैल्यू एडेड मेथड में। आई होप आप वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या करना होता है। आइए देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है एनबीए एमपी। ओके, हमें यहाँ पर कुछ हेड्स दे रखे हैं, तो ये वैल्यू एडिट से करना है। तो जब भी हम वैल्यू एडिट से कुछ निकालते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम वैल्यू एडेड मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके भी आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेल्स दे रखा है हमें
90 रुपीज़, तो मैंने सेल्स ले लिया, प्लस चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग और ओपनिंग दे रखा है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज इन स्टॉक आ जाता है, तो 25 माइनस 15 करूंगा तो मेरा चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हम अगर नीचे देखेंगे तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा है 40, तो हम डायरेक्ट 40 लिख लेंगे। और उसके नीचे अगर हम देखें तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हमें मिल गया तो वही परचेज होता है, बार बार उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, एक फाइनल हेड को ले लेंगे। अच्छा, हम इसे जरा कैलकुलेट करते हैं। 90, 25 माइनस 15 कितना होता है, 10 होता है, माइनस 40। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 90 प्लस 10 100, 100 माइनस 40 इज 60, तो 60 करोड़ आपका वैल्यू एडेड आया। और अभी हमने बताया था कि नेट सारी वैल्यू ऐड करके क्या आता है आपके पास, ये आता है GVA-MP। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, NVA-MP निकालना है, तो हम नीचे लिख लेते हैं हमें क्या निकालना है। तो अब देख सकते हैं VA-MP तक तो पहुंच ही चुके हैं हम, खाली G से N में जाना है। तो G से N में जाने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ता है, आपको पता ही है, G से N में जाने के लिए हमें डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ता है। तो जो भी हमारा आंसर आया है 60, उसमें से हम डेप्रीसिएशन को लेस कर देंगे। डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20, तो 60 में से हम 20 को लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 40 करोड़। तो NVA-MP जो हमें निकालना था वो है 40 करोड़। आई होप आपको वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आने वाले कंसेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, हाउ टू अवॉइड इट। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ।